बहुत समय पहले परीलोक में एक सुंदर परी रहती थी जिसका नाम चांदनी था। परीलोक एक अद्भुत स्थान था जहाँ चारों ओर हरी भरी वादियाँ, चमकते झरने और रंग बिरंगे फूलों का साम्राज्य था। यहाँ की हर चीज में जादू था। परीलोक की एक खास बात ये थी कि यहाँ की परियां अपनी सुंदरता, मासूमियत और दयालुता के लिए जानी जाती थी। परीलोक की सबसे प्रमुख परी चांदनी सबकी चहेती थी। वो एक अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान परी थी। उसकी आँखों में प्रेम की चमक और उसकी मुस्कान में सुकून का भाव था। चांदनी की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम रश्मि था। रश्मि परीलोक की सबसे प्यारी और मासूम बच्ची थी। उसके कोमल चेहरे पर हर समय मुस्कान खिली रहती थी जो सभी का दिल जीत लेती थी। चांदनी ने अपनी बेटी से बहुत प्यार किया। वो उसे अपनी आँखों से ओझल भी नहीं होने देती थी। लेकिन फिर एक दिन परीलोक में अंधकार की छाया मंडराने लगी। ये छाया एक शैतानी ताकत थी जिसे काली छाया कहा जाता था। वो ताकत परीलोक के मासूम बच्चों की शक्ति को छीनने के लिए आई थी। परीलोक के लोग घबराए हुए थे क्योंकि उन्हें डर था कि इस शैतानी छाया से उनकी प्यारी रश्मि भी सुरक्षित नहीं रहेगी। चांदनी अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। उसने पूरे परीलोक में रश्मि को सुरक्षित रखने का उपाय ढूंढा, परंतु उसे कोई भी तरीका नहीं सूझा। चांदनी ने बहुत सोचने के बाद निर्णय लिया कि वो अपनी बेटी को पृथ्वी पर भेज देगी। ये निर्णय करना उसके लिए बहुत कठिन था, पर अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। चांदनी ने रश्मि को सुरक्षित रखने के लिए एक इंसान के पास छोड़ने का निर्णय लिया। पृथ्वी पर चांदनी ने एक गांव में एक महिला को ढूंढ निकाला जिसका नाम मीरा था। मीरा एक गरीब सिलाई करने वाली महिला थी जो अकेली रहती थी। उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी, लेकिन उसके दिल में ममता का भंडार था। चांदनी ने मीरा से कहा, मैं अपनी बेटी को तुम्हारे पास छोड़ रही हूँ। कृपया करके इसकी देखभाल करना और इसे अपनी बेटी की तरह पालना। मीरा के मन में तुरंत प्यार उमड़ आया। उसने रश्मि को अपने गले से लगा लिया और कहा, आप निश्चिंत रहे रानी परी, मैं इसे अपनी जान से भी बढ़कर प्यार करूँगी। मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, पर इसे हर खुशी देने का वादा करती हूँ। चांदनी ने रश्मि को मीरा के पास छोड़ दिया और उसे एक वचन देकर गई कि एक दिन वो वापस जरूर आएगी। उस दिन चांदनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए उसने ये बलिदान दिया। इस तरह समय बीतता गया और रश्मि मीरा के साथ बड़ी होने लगी। उसने अपनी माँ से सिलाई कढ़ाई का हुनर सीखा। मीरा ने उसे कपड़े सिलना सिखाया और वो अपने छोटे छोटे हाथों से सुंदर सुंदर कपड़े बनाने लगी। रश्मि का जीवन सादगी भरा था, पर वो हमेशा खुश रहती थी। गांव के लोग अक्सर मीरा से कहते कि रश्मि तो परी जैसी लगती है। उसकी मासूमियत और चमकती आँखों में एक अलग ही बात थी। रश्मि की अद्भुत कला से सिले हुए कपड़े गांव भर में प्रसिद्ध हो गए थे। गांव की महिलाएं और बच्चियां रश्मि द्वारा बनाए हुए गाउन पहनना पसंद करती थीं। एक दिन रश्मि ने मीरा से कहा, माँ, क्या मैं भी एक दिन आपकी तरह सुंदर कपड़े सिल सकूंगी? बेटा, तुम तो मुझसे भी अच्छी बनोगी। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। जैसे जैसे रश्मि बड़ी होती गई, वो सपनों में एक सुंदर स्थान देखने लगी। वो सपने में हरी भरी वादियों, चमकते झरनों और उड़ती परियों को देखती थी। उसे ये सपने बहुत वास्तविक लगते थे, मानो वो पहले कभी वहाँ रही हो। उसने कई बार मीरा से इन सपनों के बारे में बात की, पर मीरा मुस्कुराकर टाल देती थी।
रश्मि को धीरे धीरे ये एहसास होने लगा कि वो पृथ्वी पर अलग महसूस करती है, जैसे उसका यहाँ असली घर नहीं है। पर वो इस भाव को समझ नहीं पाती थी। एक दिन उसने मीरा से कहा, माँ, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं यहाँ की नहीं हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे कोई जगह मुझे पुकार रही हो। बेटी, तुम जहाँ भी हो वही तुम्हारा घर है। मुझे तो ईश्वर ने तुम्हें देकर मेरी दुनिया पूरी कर दी है। जब रश्मि 18 साल की हो गई तो एक रात अचानक उसके कमरे में एक उजली रोशनी फैल गई। उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि एक परी उसके सामने खड़ी है। वो परी कोई और नहीं बल्कि उसकी असली माँ चांदनी थी। चांदनी ने रश्मि को धीरे धीरे सारी सच्चाई बताई कि वो असल में परीलोक की राजकुमारी है और चांदनी उसकी असली माँ है। ये सुनकर रश्मि हैरान रह गई। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उसे इस पर कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। एक ओर उसे अपनी असली माँ के मिलने की खुशी थी और दूसरी ओर मीरा से बिछड़ने का दुख। फिर चांदनी ने उसे प्यार से समझाया, बेटी, तुम्हें अब परीलोक वापस चलना होगा। तुम वहाँ की राजकुमारी हो और तुम्हें परियों के साम्राज्य की देखभाल करनी है। रश्मि के लिए मीरा से विदा लेना सबसे कठिन था। वो मीरा के पास आई और उसके गले लगकर रो पड़ी। उसने कहा, माँ, आप ही ने मुझे पाला, मुझे जिंदगी दी। मुझे आपके बिना जीना नहीं आता। तुम हमेशा मेरे लिए मेरी बेटी ही रहोगी, चाहे तू जहाँ भी रहे। रश्मि ने मीरा को एक गाउन तोहफे में दिया, जिसे उसने अपने हाथों से बनाया था। वो गाउन साधारण नहीं था। उसमें रश्मि का प्यार और मीरा के प्रति उसका सम्मान समाया हुआ था। रश्मि ने मीरा से वादा किया कि जब भी संभव होगा वो उससे मिलने आएगी। उसके बाद रश्मि अपनी असली माँ चांदनी के साथ परीलोक वापस चली गई। वहाँ की दुनिया उसकी सपनों जैसी थी। उसने देखा कि परियां चारों ओर उड़ रही थी, पेड़ पौधे चमक रहे थे और एक जादुई शांति फैली हुई थी। परीलोक में रश्मि ने अपनी कला को और निखारा। उसने जादुई गाउन बनाने शुरू किए जो चांदनी की किरणों से दमकते थे। इन गाउन को पहनने पर परियां और भी सुंदर लगती थी। धीरे धीरे रश्मि ने परीलोक की जिम्मेदारियों को संभालना शुरू कर दिया। कई सालों बाद रश्मि एक परिपूर्ण रानी परी बन चुकी थी। उसने परीलोक में अपनी पहचान बना ली थी, लेकिन उसकी आत्मा का एक हिस्सा अभी भी पृथ्वी पर था। वो अपनी माँ मीरा को याद करती थी और उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए धरती पर एक बार फिर से वापस आने का निर्णय लिया। फिर कुछ दिनों के बाद वो मीरा के पास पहुँची और उसे एक बार फिर से गले से लगा लिया। मीरा उसे देखकर बेहद खुश थी और उसने अपनी बेटी को फिर से अपनी बाहों में समेट लिया। इस तरह रश्मि का जब भी मन होता तो वो अपनी माँ मीरा से मिलने आ जाया करती थी और वहाँ परीलोक में अपनी सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाती थी। और इस तरह रश्मि हंसी खुशी से अपनी आगे की जिंदगी जीने लगती है। लखीमपुर गांव में पारुल नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। उसके पिता एक मजदूर थे और माँ घर संभालती थी। पारुल गांव के ही एक स्कूल में पढ़ती थी। पारुल की क्लास टीचर रश्मि मैडम बहुत ही अच्छी थी। सभी बच्चे उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनका ट्रांसफर कहीं और होने के कारण आज स्कूल में उनका आखिरी दिन था। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आज मेरा इस स्कूल में आखिरी दिन है। अब तुम्हारी नई टीचर कामिनी मैडम तुम्हें पढ़ाएंगी। आप सब बच्चे बहुत अच्छे हो और खासकर पारुल तुम अपनी पढ़ाई मत छोड़ना।
अच्छा, अब मैं चलती हूँ। आप सब बच्चे अपना अच्छे से ख्याल रखना और खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। रश्मि मैडम, आप बहुत अच्छी टीचर हैं। आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। हम सबको आपकी बहुत याद आएगी। आप प्लीज मत जाइए। हाँ मैडम, हम आपको बहुत मिस करेंगे। आप रुक जाइए ना प्लीज। बेटा, मेरा जाना जरूरी है। मेरा ट्रांसफर दूसरे स्कूल में हो गया है। मैं भी तुम सबको बहुत मिस करूंगी। अपना अच्छे से ख्याल रखना। गुड बाय। रश्मि मैडम वहाँ से चली जाती हैं। उनकी जगह कामिनी मैडम उस स्कूल में पढ़ाने आती हैं। कामिनी मैडम बहुत ही गुस्से वाली और खड़ूस स्वभाव की थीं। कामिनी मैडम क्लास में आती हैं तो देखती हैं कि सभी स्टूडेंट्स स्कूल ड्रेस में थे, जबकि पारुल फटे पुराने कपड़ों में ही स्कूल में पढ़ने आती है। ए लड़की, इधर आ। तुम्हारी यूनिफॉर्म कहाँ है और तुम घर के कपड़े पहनकर क्यों आई हो? मैडम, बेचारी पारुल बहुत गरीब है। अभी इसके पास यूनिफॉर्म खरीदने के पैसे नहीं है और प्रिंसिपल मैम ने इसे कुछ दिनों के लिए छुट्टी दी है, इसलिए ये ऐसे ही पढ़ने आती है। जब इस गरीब की औकात नहीं है यूनिफॉर्म लेने की, तो फिर ये पढ़ने ही क्यों आती है? तुम गरीब होते ही गंदी नाली के कीड़े हो और वही ठीक लगते हो। अभी मैं तुझे बताती हूँ। यहाँ कामिनी मैडम पारुल की खूब पिटाई करती हैं और उसे सजा के तौर पर क्लास से बाहर कर देती हैं। पारुल रोते हुए हाथ ऊपर करके खड़ी रहती है। पारुल गरीब थी, इसलिए उसकी नई क्लास टीचर उससे बहुत बुरा बर्ताव करती थी। गरीब कहीं की, तुझे कितनी बार कहा है कि क्लास में सबसे पीछे वाली बेंच पर बैठा कर। मैं तेरी शक्ल देखती हूँ तो मेरा सारा दिन खराब हो जाता है। बेचारी पारुल चुपचाप पीछे जाकर बैठ जाती है। कामिनी मैडम का गुस्सा हर दिन स्कूल स्टूडेंट्स पर निकलता था, लेकिन पारुल को तो हर रोज उसका शिकार होना पड़ता था। हालात ऐसे हो गए कि अब तो पारुल को स्कूल आने में भी डर लगता था। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। अपनी टीचर के बुरे बर्ताव की वजह से पारुल एक दिन स्कूल ना जाकर एक नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है। कामिनी मैडम बहुत बुरी है। जब देखो डांटती ही रहती है। मुझसे तो ऐसे नफरत करती है जैसे मैंने गरीब होकर कोई पाप कर दिया। काश मेरे पास कोई शक्ति होती तो मैं उन्हें अच्छा सबक सिखाती। तभी एक साधु वहाँ पर आता है और वो पारुल की सारी बातें सुन लेता है। बेटी, तुम उदास मत हो। मैं तुम्हें ऐसी जादुई शक्ति दूंगा जिससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। साधु उसे एक जादुई शक्ति देता है जिससे उसके बाल जितना वो चाहे उतने लंबे कर सकती है। बाबा, बाबा, ये तो चमत्कार हो गया। पारुल खुशी खुशी अपने स्कूल जाती है और वहाँ जाकर ये बात सभी बच्चों को बता देती है। कुछ देर बाद कामिनी मैडम क्लास में आती हैं। वो जैसे ही ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रही होती हैं, तभी पारुल अपने लंबे बाल बढ़ाते हुए उसकी पीठ पर चोटी काट लेती है। कामिनी मैडम पीछे मुड़कर देखती हैं। फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ देखकर पढ़ाने लगती हैं। कुछ देर बाद पारुल फिर से उनकी पीठ पर चोटी काट लेती है। लगता है कपड़ों पर चींटी चढ़ गई है। उफ, अब मुझसे तो और नहीं पढ़ाया जाता। ऐसा करती हूँ, आज कुर्सी पर बैठकर आराम करती हूँ। वैसे भी इन गरीबों ने कौन सा पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाना है। पारुल की इस हरकत को देख सभी बच्चे मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। फिर मैडम टेबल की तरफ देखकर कहती हैं, ओफो, ये मेरा टेबल कितना गंदा है। ए गरीब लड़की, चल इधर आ और इसे जल्दी से साफ कर। जी मैडम, लेकिन उसके लिए मुझे वहाँ आने की जरूरत नहीं है।
तभी पारुल अपने बाल बढ़ाती है और टेबल तक ले जाती है और क्लास में सबसे लास्ट बेंच पर बैठे बैठे ही टेबल को साफ कर देती है। उसके लंबे बालों को देखकर कामिनी मैडम डर जाती हैं। ये क्या है? घबराइए नहीं मैडम, ये मेरे लंबे बाल हैं। दरअसल हमारे परिवार को वरदान मिला हुआ है कि जब भी कोई 10 साल का हो जाता है तो उसके बाल अपने आप लंबे हो जाते हैं। ये कैसा वरदान है? कामिनी मैडम डर के मारे स्टाफ रूम में चली जाती हैं। अगले दिन जब वो क्लास में बच्चों को पढ़ा रही होती हैं, हाँ तो बच्चों, अब कौन ये मैथ का सम सॉल्व करके दिखाएगा? अखिल, तुम बताओ। पर मैडम ये मुझे नहीं आता। नहीं आता तो सारा दिन स्कूल में करते क्या हो? मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। वो डंडे से उसकी पिटाई करने ही वाली होती है कि तभी पारुल अपने लंबे बालों को बढ़ाकर कामिनी मैडम को चारों तरफ से बांधकर उन्हें जकड़ लेती है। आओ, बचाओ बचाओ, रोको रोको अपने लंबे बालों को, रोको। आज ये बाल नहीं रुकेंगे मैडम। बोलो मैडम, आज के बाद किसी बच्चे को टॉर्चर करोगी, उसे मारोगी? आज के बाद अगर किसी को भी आपने परेशान किया तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं अब से किसी को कुछ भी नहीं कहूँगी। मुझे माफ कर दो बच्चों। उस दिन के बाद से कामिनी मैडम सब बच्चों के साथ बहुत अच्छे से पेश आने लगी और खासकर पारुल से। उसे अब वो कभी भी कुछ नहीं कहती। पारुल के लंबे बालों की वजह से आज सब बच्चों को कामिनी मैडम के अत्याचारों से मुक्ति मिल चुकी थी। गरीब अमृता सिलाई मशीन पर बैठी कपड़े सिल रही होती है। तभी उसकी तीनों नंद दीपिका, सीमा और गरिमा वहाँ पर आती हैं। अमृता भाभी, हम तीनों कॉलेज जा रही हैं। दीपिका, ये लो, कुछ पैसे रख लो। अरे नहीं भाभी, इसकी क्या जरूरत है? तभी अमृता की नजर अपनी तीनों नंद के पहने सूट पर जाती है जो कि पुराने हो चुके थे और वो उदास मन से कहती है, मैं जानती हूँ, मैं चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूँ, मगर माँ जी की जगह तो नहीं ले सकती। ये पैसे रख लो। शुक्रिया भाभी, अब हम चलते हैं। नंद के जाने के बाद अमृता फिर से कपड़े सिलने बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, दिन रात इतनी मेहनत से कपड़े सिलने के बाद भी मुझ गरीब दर्जी भाभी की तीनों नंद ने फटा पुराना सूट पहना था। मैं एक अच्छी भाभी नहीं बन पाई। तभी अमृता देखती है कि सिले हुए कपड़े खराब हो गए हैं। हे ऊपर वाले, ये क्या? ये ब्लाउज तो खराब हो गया। शारदा जी ने कितने भरोसे के साथ मुझे ये ब्लाउज सिलने को दिया था। अब तो ये ठीक भी नहीं हो सकता है। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? ये सोचकर अमृता उदास हो जाती है कि तभी कोकिला एक महंगे से लहंगे को सिलने का कपड़ा लेकर आती है। अरे अमृता, अंदर हो क्या? जी हाँ कोकिला जी, आ जाइए। ये लो, ये मेरी बेटी का शादी का लहंगा है, इसे सिल देना। 2 दिन में मेरी बेटी प्रीति की शादी है। अरे वाह कोकिला जी, इस लहंगे का कपड़ा तो बहुत महंगा लगता है। हाँ, वो मखमल का कपड़ा है ना, और फिर शादियाँ कोई बार बार थोड़ी ना होती हैं। वैसे अमृता, तुम्हारी 3 नंद भी तो शादी के लायक हो गई हैं। तुम कब करोगी उनकी शादियाँ? कोकिला की इस बात पर अमृता उदास होकर कहती है, मैं और विजय जी मेरी नंद के लिए रिश्ता तो ढूंढ ही रहे हैं, मगर आजकल इस महंगाई के जमाने में बिना दहेज दिए अच्छे रिश्ते मिलते ही कहाँ है कोकिला जी। और फिर मैं गरीब दर्जी दिन रात की मेहनत से कपड़े सिलकर जो भी कमाती हूँ उससे घर का खर्चा ही चल पाता है। मैं तुम्हारी परेशानियाँ समझती हूँ अमृता, मगर तुम्हारी तीनों नंद दिखने में बहुत सुंदर हैं। बिना दहेज के भी रिश्ता तो लग जाएगा। कहो तो मैं ढूंढूं?
जी जरूर कोकिला जी, आपका मुझ पर बड़ा उपकार होगा। थोड़े ही दिनों में कोकिला के बताए गए पते पर गायत्री अपने तीनों बेटों निखिल, अक्षय और सुमित का रिश्ता लेकर आने वाली होती है। अमृता, ये लो, मुश्किल से आज एक गोदाम में राशन की बोरी ढोने का काम मिल गया था। 100 रुपए कमा पाया हूँ। विजय जी, इतनी महंगाई में 100 रुपए से क्या होगा? क्या करूँ अमृता, कोई पक्का काम मिलता ही नहीं। मेरी तरह ना जाने कितने गरीब बेचारे काम के लिए भूखे बैठे हैं। सुनिए, कोकिला जी ने एक रिश्ता बताया है। वो कल दीपिका, सीमा और गरिमा को देखने आ रहे हैं। गरीबी के चलते बेचारी गरीब भाभी रात भर जाकर कपड़ों के कतरन जोड़ जोड़ कर अपनी तीनों नंद के लिए एक एक सूट सिलकर तैयार कर देती है। तीनों बहनें गायत्री के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं और उन्हें चाय नाश्ता परोसती हैं। माँ जी, चाय। अमृता, मुझे तो तुम्हारी तीनों नंद बहुत पसंद है। ये रिश्ता तो तुम पक्का समझो। कोकिला जी ने मुझे तुम्हारे घर की गरीबी भरी हालतों के बारे में सब बताया था, इसलिए मुझे कोई भी दहेज नहीं चाहिए। बस हमारे बारातियों का अच्छे से स्वागत कर देना और एक जोड़े में अपनी नंद को विदा कर देना। ये सुनकर गरीब भाभी आंसू भरी आँखों से हाथ जोड़कर कहती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। अमृता के हाथों कपड़ों के खराब होने के चलते अब कोई भी उससे कपड़े नहीं सिलवाता। वहीं विजय को भी कोई भी मजदूरी का काम नहीं मिलता। ऐसे में देखते ही देखते शादी का दिन भी पास आ जाता है। अमृता अपना मन हल्का करने के लिए फूलों के बगीचे में आती है, जहाँ वो अक्सर आया करती थी। हम गरीबों को अपनी जिंदगी में कितनी परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। काश कि गरीबों की जिंदगी इन फूलों की तरह ही खुशियों के रंग से भरी होती। 2 दिन में मेरी तीनों नंद की शादी है और मुझ गरीब दर्जी भाभी के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। ऐसे में मैं गायत्री जी को दिया हुआ वादा कैसे निभा पाऊंगी? तभी अचानक अमृता की नजर बगीचे के बीच रखी एक लाल पोटली पर पड़ जाती है। जैसे ही अमृता उस पोटली को खोलती है, उसमें नोटों की गड्डियाँ भरी होती हैं। इतने सारे पैसे भला यहाँ पर कौन छोड़ गया है? उस इंसान ने ये पैसे कितनी मेहनत से कमाए होंगे। मुझे यहीं बैठकर उसका इंतजार करना चाहिए। अमृता वो पोटली लेकर वहीं पर बैठी रहती है कि तभी उसकी आंख लग जाती है और वो सपना देखती है, जहाँ एक सुंदर सी परी उससे मिलने आती है। अमृता, ये धन मेरी तरफ से तुम तोहफा समझो, क्योंकि तुम्हारी वजह से इस जंगल के बगीचे में ये जान है और ये रंग बिरंगे फूल खिले हैं, इसलिए ये पैसे तुम्हारे हैं। इसी के साथ अमृता की आँख खुल जाती है और वो पैसे लेकर घर वापस आ जाती है। भाभी, कहाँ चली गई थी आप? सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया है। अरे मेरी प्यारी नंद, शादी के घर में ऐसी भाग दौड़ी तो लगी ही रहती है। 2 दिन बाद तुम तीनों अपनी इस गरीब दर्जी भाभी के घर से डोली में बैठकर विदा हो जाओगी। फिर कौन खाना लेकर मेरे पीछे पीछे आएगा? अपनी गरीब दर्जी भाभी की ये बात सुनकर उसकी तीनों नंद का दिल भर आता है। उन पैसों से अमृता बड़े ही अच्छे तरीके से शादी का टेंट लगवाती है। उसी दिन से हल्दी मेहंदी की रस्में भी शुरू हो जाती हैं। देखिए विजय जी, मेरी तीनों नंद आज कितनी खुश लग रही हैं। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी शादी इतनी अच्छे से कर सकूंगी। शादी के टेंट से लेकर बैंड बाजे वाले से लेकर हलवाई भी सब कर लिया है। तभी अचानक से अमृता कहती है, हे ऊपर वाले, इतनी जरूरी बात मैं कैसे भूल गई। मैं अपनी तीनों नंद के लिए शादी का जोड़ा तो खरीद ही नहीं पाई और अब तो पैसे भी बहुत थोड़े बचे हैं। बचे हुए थोड़े से पैसों को लेकर ही गरीब भाभी एक लहंगे के शोरूम में आती है, जहां उसे अपनी तीनों नंद के लिए
3 सुंदर से लहंगे पसंद आते हैं। ये लहंगे तो बड़े ही सुंदर हैं। इसे पहनकर तो मेरी तीनों नंद लाखों में एक लगेंगी। सुनिए भाई साहब, ये शादी के लहंगे कितने के हैं? एक लहंगा 30,000 का है, तो 3 लहंगे 90,000 के होंगे। 90,000? इतने पैसे तो मेरे पास अभी नहीं है। देखिए भाई साहब, कल मेरी तीनों नंद की शादी है और मुझे ये शादी का जोड़ा खरीदना है ताकि मैं उन्हें थोड़ी खुशी दे सकूं। बड़ी उम्मीद से मैं यहाँ आई हूँ। मैं एक दर्जी हूँ। ये लहंगे मुझे थोड़े सस्ते में दे दीजिए, बदले में मैं आपकी दुकान के लिए कपड़े सिल दूंगी। ये सुनकर खड़ूस घमंडी दुकानदार अमृता को धक्के मारकर वहाँ से बाहर निकालते हुए कहता है, ये फुटपाथ का चलता फिरता ठेला नहीं है, हाई फाई शोरूम है। इतना महंगा लहंगा खरीदने की तेरी औकात नहीं है, भाग यहाँ से। इतनी जिल्लत झेलने के बाद अमृता रोते हुए एक बाजार में आ जाती है, जहाँ पर बैठकर कुछ गरीब व्यापारी कपड़ों के टुकड़े बेच रहे होते हैं। 50 रुपए मीटर, 50 रुपए मीटर। लहंगे का मखमली कपड़ा गोटा मोती 50 रुपए मीटर, 50 रुपए मीटर। मैं तो खुद एक दर्जी ही हूँ। अपनी तीनों नंद की शादी का जोड़ा मैं खुद ही सिल सकती हूँ। शुक्रिया ऊपर वाले, मुझ गरीब दर्जी भाभी को ये रास्ता दिखाने के लिए। लहंगा बनाने का सामान लेकर गरीब भाभी घर पर आ जाती है और रात भर जागकर अपनी तीनों नंद के लिए आंखें गड़ाकर शादी का जोड़ा तैयार करती है, जिस वजह से उसका हाथ कई जगह जख्मी भी हो जाता है। शादी के दिन सुबह अमृता अपनी तीनों नंद को लहंगा देते हुए कहती है, दीपिका, सीमा, गरिमा, ये लो तुम्हारी गरीब दर्जी भाभी की तरफ से तुम तीनों की शादी का जोड़ा। अरे वाह अमृता भाभी, ये शादी का जोड़ा तो बड़ा ही सुंदर है। हाँ भाभी, ये लहंगा तो बड़ा ही महंगा लगता है। भाभी, आपने पहले ही हमारी शादी में इतना खर्चा किया है। गरिमा, ये लहंगा मैंने खरीदा नहीं, बल्कि तुम तीनों की शादी का ये जोड़ा मैंने अपने हाथों से सिला है। चलो अब जल्दी से तुम तीनों ये शादी का जोड़ा पहनकर तैयार हो जाओ, बारात बस आती ही होगी। आखिर में वो गरीब दर्जी भाभी अपने हाथों से सिले हुए शादी के जोड़े में अपनी तीनों नंद को मंडप में लाकर बिठा देती है, जहाँ उनकी शादियाँ गायत्री के तीनों बेटों से हो जाती है। विदाई के वक्त अमृता की तीनों नंद उसके गले लगकर बहुत रोती हैं। भाभी शुक्रिया, आपने हम तीनों का माँ से भी ज्यादा ख्याल रखा और आज हमारी शादियाँ भी की। अपना और भैया का ख्याल रखना भाभी। तुम भी अपना ख्याल रखना। भगवान तुम तीनों को हर खुशी दे। जाओ मेरी प्यारी नंद। अमृता ने अपनी तीनों नंद के लिए सिले सुंदर से शादी के जोड़े के बाद से उसे बहुत सारे लहंगे सिलने के ऑर्डर्स आने लगते हैं, जिसके बाद बहुत जल्द अमृता अपने हाथों के हुनर और मेहनत से अपनी गरीबी भरी जिंदगी को बिल्कुल ठीक कर लेती है।